for tax. Profit before tax. Adjustment for non-cash and non-operating items. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। सबसे पहले जो हमने इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करे होंगे उनको रिवर्स करते जाते हैं। लाइक लॉस ऑन सेल अपन ने माइनस कर रखा होगा, उसको ऐड बैक कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आगे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, माइनस कर रखा होगा, ऐड बैक कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर रखा होगा, माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऐड कर रखा होगा, माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर रखा होगा, ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ नहीं आएगा। दैट्स इट। यहाँ से मेरे पास निकल आया मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्लस 57434। इसके बाद जो मेरे मूवमेंट आए हैं मेरे वर्किंग कैपिटल में वो कैसे गिवन है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। आपको बताया था वो हमारे लिए लेस होगा। आउटफ्लो कितना है, 56081। ये आया हमारा 1353 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। एक्चुअली पेड नंबर कितना है, 4248। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, $2895। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए दूसरा हेडर आया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले आया है सेल ऑफ एसेट। ये आ गया 145। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट आर सोल्ड। $27,865। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, $34740। इसके अलावा रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, भी लगा रही है, उसमें भी लगा के हल्दी भी हो रही है, फिर अब इन सबको नेट ऑफ करेंगे तो आपको आपका बैलेंस मिल जाएगा कितना कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। मेहंदी लगा के बस इतना करेगा ना तो पता सूख जाएगा अच्छे से।
आंसर आ रहा है 22 नेगेटिव कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बंद करो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले आपके पास आ रहा है डिविडेंड पेड का नंबर वो कितना है देख के बताओ 8535 एक्सपेंस पेड कितना है उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम थाउजेंड एरियाज कैश आया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का प्रोसीड है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बॉन्ड मुझे अभी तक मिलते हैं पता नहीं कब तक मुझे बॉन्ड मिलता रहेगा 575 निकालिए अपने नंबर कितना आ रहा है 2590 plus 2 minus 1520 8535 it is coming out to be 27502 यूट्यूब पे जो वीडियोस नहीं आती हल्दी मेहंदी का जस्ट cash flow from financing इमेजिन activity yeah let's see net increase slash decrease crying quickly that also in cash and cash equivalent देखते नहीं है कैसा वीडियोस आती रहती है कोई A इमेजिनरी plus B कर plus लेते C. फिर चालू रहता है उनका 1985 what is your opening cash balance मेरे सामने आएंगी पूछेंगी देखेंगी तो दिखेगा नहीं मुझे और मुझे कब तक कॉन्टिन्यू होगे कब तक इरादा तुम्हें कॉन्टिन्यू होने का फर्स्ट जान का नो कॉज नो नथिंग कुछ भी नहीं डैड का अलग मोहन का अलग बताइए आंसर मैच हो गया आपका ओपनिंग में हमने मूवमेंट ऐड कर दिया इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मैं क्लोजिंग बैलेंस पे आ गया बोलिए बेटे डन चलो जी बहुत ही बढ़िया अब इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम लोग अपने पास और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन 7 है इलस्ट्रेशन नंबर 12 है जितना भी कुछ 2 क्वेश्चन तो करेंगे ही अगर और टाइम बचा तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 भी कर लेंगे ठीक है चलो आज के लिए बस अभी के लिए ब्रेक तक के लिए इतना ही बाकी ब्रेक के बाद में आज एक मिनट रुकना समझ में आती है बात आप लोगों को वेलकम बैक यस सर यस हम वापस आ गए हैं चलो बेटा बहुत बढ़िया आगे का डिस्कशन चालू करते हैं अपने पास सॉल्व करेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 आइएगा पेज नंबर 11.109 पे इलस्ट्रेशन 12 11.109 पेज नंबर देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है सिंगल ही कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में फ्लो कर रहा है वही ऑपरेटिंग वही इन्वेस्टिंग वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिमिलर की बातें हैं जो बार बार चलती जा रही हैं गुड क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है ये सवाल कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 लेजर बैलेंस ऑफ मिस्टर जैन ऑन 2010 एंड 11 ये देखो अब यहाँ पे ऐसे गोला लगाओ और यहाँ पे ऐसे गोला लगाओ 2010 पहले है 11 बाद में है यानी ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर यानी कि अगर मूवमेंट की बात हो तो मूवमेंट कैसे चलेगा बेटा मूवमेंट ऐसे चलेगा यूँ जाना है हर एक लाइन ऐड करके समझ में आती है बात आप लोगों को ये बहुत जरूरी चीज़ है जो मूवमेंट बनाने वाली बात है ना कई बच्चे इसी को उल्टा कर देते हैं जहाँ परचेज होता है वो सेल दिखा देते हैं सेल होता है परचेज दिखा देते हैं इशू ऑफ कैपिटल को रिडक्शन दिखा देते हैं सब उल्टा कर देते हैं जीरो हो जाता है पूरा क्वेश्चन ये अपने पास बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा पेपर कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए लेजर बैलेंसेस का टोटल 10 और 11 का कुछ इस तरीके से है कैपिटल है ट्रेड पेबल है मिसेस जैन का लोन है लोन फ्रॉम बैंक है लैंड है प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 accumulated depreciation thereon 24,000 was sold for 40,000 the provision for depreciation on 1st of April 20 sorry 1st of April 10 was 2 lakh and 31st March 2011 was 3,20,000 the net profit for the year ended 31st March 11 was 3,60,000 so net profit हमारा for the year ended is 3,60,000 अब सर जी यहाँ पर इसने हमें कहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर कीजिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है देखो मैं आप लोगों को
जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हो ना, एक अमरूद सा देता हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करें सर, प्रॉफिट पता नहीं कि प्रॉफिट का जो चलो नंबर हमको गिवन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ से शुरू करें, क्या वैल्यू है, नथिंग डूइंग। सबसे पहले जो तुम्हारे पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना, वो तो इसका तुमने क्या करना है, यहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में अगर जाकर देखोगे, प्लांट और मशीनरी का नेट ब्लॉक गिवन है, यानी नेट वैल्यू उसमें तुमको दिया हुआ है, ये रहा ओपनिंग वैल्यू, ये रहा क्लोजिंग वैल्यू। इसके साथ ये बात अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी कर रहा है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, एंड देयर इज आल्सो अ सेल का ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। एक काम करता हूँ बेटा, लेजर बैलेंसेस बनाता हूँ, लेजर अकाउंट बना करना कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की वहाँ से। आइएगा, 2 पेज खाली छोड़िएगा और थर्ड पेज से अपना वर्किंग नोट बनाइएगा, 1 पेज, 2 पेज और तीसरे पेज पे तुम्हारा आएगा वर्किंग नोट। 2 लेजर बैलेंसेस बनाने हैं, एक पीएन ये प्लांट और मशीनरी अकाउंट, और एक बनाना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज मुझे रखने मत बोला, मैं नहीं रखने वाली। प्लांट और मशीनरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरू करें बेटा? जी हाँ सर। आपके पास एक बात बताइए, प्लांट और मशीनरी का नेट ब्लॉक गिवन है, क्या आप ग्रॉस ब्लॉक पे जा सकते हो? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको कोई कहता है कि आपके पास 6,40,000 का नेट ब्लॉक है एंड देयर इज एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस है जिसका 2 लाख, तो क्या आप ग्रॉस ब्लॉक पे जा सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जी सर। और मैं कहता हूँ अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, प्लांट मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 440, तो मेरे क्या आ रहे प्यारे बच्चों, अगर आपको बताया जा रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 320, तो आप ग्रॉस ब्लॉक पे जा सकते हैं 7,60,000। कोई बड़ी बात तो नहीं करती हमने यहाँ पे। ये ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। और देखो सीए फाउंडेशन में तुमको मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सब सिखाया जाता है। 3,20,000, 3,20,000। चलिए अब सर जी एडजस्टमेंट देखिए क्या आ रही है, कहता है एक मशीनरी है, कॉस्ट कर रही है 80,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन वाज 24,000, वाज सोल्ड फॉर 40,000। कह रहा है मशीन का कॉस्टिंग था 80,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000, मतलब इसमें वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडेड होगा। जब हम सेल ऑफ मशीन करेंगे तो यहाँ पर इसको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ले जाएंगे 24,000 को, जो मशीन बिक रहा है उसके ऊपर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये प्लांट और मशीनरी अकाउंट में जाएगा। ये आगे मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, रिस्पेक्टिव अकाउंट 24,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद वो आगे तुम्हें बोल रहा है कि उसने सेल किया है इसी मशीन को 40,000 का, तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया 40। अब मशीन था 80,000 का, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हो? मशीन था 80 का, माइनस करोगे 24,000, आज तक का डेप्रिसिएशन आज की डेट में उसका बुक वैल्यू था 56,000 WDV। तुमने बेचा 40,000 का, यानी 16,000 रुपये का तुमको प्रॉफिट लॉस हुआ है। 16,000 रुपये का तुम्हें पीएनएल अकाउंट में डालते हुए यहाँ पे एंट्री लिखना पड़ेगा लॉस। देखिए क्या दोनों जगह बैलेंस मैच हो रहे हैं? बैलेंस मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो और कोई एंट्री नहीं है, बैलेंसिंग फिगर करा रहा है तो कोई और भी एंट्री है, मतलब तो बैलेंस मैच हो गया है। 760 + 80 840 बन गया। पहला अकाउंट हो गया। दूसरा जो वर्किंग नोट है वो है मेरे पास मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सर यहाँ पर क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? ये क्या होगा बैलेंसिंग? ये 144 क्या निकल के आया है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ड्यूरिंग द पीरियड और क्या क्रेडिट होता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 144। बोलिए मेरे बच्चे। डन हो गया? जी सर। नाउ मेरे पास डेप्रिसिएशन का नंबर आ गया। ये मेरे पास नंबर मुझे कहाँ पे काम आएगा? देखो एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये और एक डेप्रिसिएशन, दोनों मेरे लिए कहाँ काम आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्सल करते टाइम। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है उसका रिवर्सल होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसका रिवर्सल होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए यहाँ पर चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। मिस्टर जैन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। अब इसने तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया है 3,60,000 का। बेटा उसने कहीं पर भी देखो क्या तुमसे टैक्स की बात करी भी है? अब नेट प्रॉफिट है, बच्चा कहेगा सही तो आपका टैक्स वाला है। मैं कहता हूँ बेटा ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स बोला उसने, कोई नंबर नहीं बोला ना। वो कहीं पर भी अगर टैक्स की बात बोलता तो मैं टैक्स का प्रोविजन रिवर्स करता हूँ। उसने बोला ही नहीं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मुझे यही लेके चलना पड़ेगा, यही मेरा पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन बेटा इसके अंदर नॉन कैश आइटम प्रॉफिट में लेस हुआ होगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में अपन ने निकाला है 1,44,000 का डेप्रिसिएशन का, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी यहाँ से लेस हुआ होगा, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये देखो ना 16,000 का निकाला तो था तुमने वर्किंग नोट वाले, और डेप्रिसिएशन था 144, दोनों को अपने ऐड बैक कर दिया। यहाँ से मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ठीक है मेरे बच्चे? जी सर। उसके बाद मेरे बेटे जितने भी तुम्हारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं उनमें मूवमेंट देखो। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आ रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश को बढ़ाता है। लोन फ्रॉम बैंक और मशीनरी। इन्वेंट्री अब अगर कम हो गई है यानी इनफ्लो ऑफ कैश है, दिख गई इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को माइनस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस होगा जितने से मेरे ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं आया उनसे। जी सर, निकालिए बेटा नंबर में कितना आ रहा है, 360 प्लस 144 प्लस 16 दिस इज 520 प्लस 32,000 प्लस 80,000 माइनस 160 विच इज 472। ये आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई टैक्स वैक्स का नंबर है क्या? अगर टैक्स पेड का कोई नंबर नहीं है तो यही मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक तो मेरे पास आया था सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी हमने जो सेल करी है वो थी 40,000 का अपन को प्रोसीड आया है। इसके अलावा देखो लैंड इंक्रीज हो रही है। अगर आप ज़्यादा अपना जो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो लैंड में मूवमेंट आ रही है, इंक्रीज हो रहा है 2,80,000 से, तो परचेज ऑफ लैंड का एंट्री आएगा। प्लांट मशीनरी हो गया, बाकी कुछ यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये बनेगा आपके लिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,40,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अब सर जी यहाँ पर पहले अपना लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा। ये इंडिविजुअल है ना मिस्टर जैन एक सो प्रोप्राइटर हो गया ना। अब देखो तुमको यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में लिखना, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, पहले यहाँ लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, अभी लाइन लिख पाता हूँ ऊपर। तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितने का था? ओपनिंग कैपिटल था 10 लाख रुपये का। अच्छा तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,60,000। तो तुम्हारा कैपिटल होना कितना चाहिए था? 1360, लेकिन जरा माइनस करके देखना क्लोजिंग कैपिटल। एक्चुअल में तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है कितना? 1224। इसका मतलब क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग्स बाय मिस्टर जैन। 1360 माइनस 1224 हमें ये बताता है कि मिस्टर जैन 1,36,000 के ड्राइंग्स कर गए हैं इस बिजनेस में से, पैसा विड्रॉ किया गया है। अब सर ये सपना हमें कहाँ से आएगा एग्जाम में कि ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है? द ओनली आंसर इज प्रैक्टिस।
अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये देखकर समझ में आएगा कि यार इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, रिजल्ट सरप्लस कोई है नहीं, अगर प्रॉफिट आए मतलब अगर प्रॉफिट जनरेट हुए तो रिजल्ट सरप्लस में जाने चाहिए ना, हर एक क्वेश्चन में नहीं जा रहे थे, यानी रिजल्ट सरप्लस अलग से नहीं है तो मतलब कैपिटल में ऐड हुआ होगा, कैपिटल में अगर 360 ऐड होता तो वो बनता 1360, आ रहा है 1224, यानी यहाँ से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कोई ड्राइंग प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कैपिटल बड़ी है 2,24,000 से, लेकिन उसकी वैल्यूएशन से पता लगा बड़ी नहीं है सर, यहाँ तो उसने ड्राइंग्स करी है, समझ आए, ये सपना कभी आएगा जब प्रैक्टिस हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी। चलो 136 का तो विड्रॉल हुआ है, ड्राइंग्स बाय मिस्टर सैम, चलिए बढ़िया है। इसके बाद ट्रेड टेबल मिसेज जैन का जो लोन है, अगर आपको देखेंगे लोन भी रीपे करवा दिया गया है, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक का जो लोन है वो बढ़ गया है, लोन फ्रॉम बैंक 80,000 से बढ़ गया, करते ही ये 136 ये नेगेटिव आया 256, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालिए, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, -256 -240 +472 -24,000 -24,000 आया है, ऐड कर देते हैं इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ जी क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये ड्राइंग्स फ्रॉम जन जानकारी थी ना, ये वर्किंग नोट नंबर 3 अटैच कर दो, डन कंप्लीटेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 पर आइए, देख लो बेटा तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट अलाउ मी टू ऐड फ्यू मोर पेजेस, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 रीड करना शुरू करिए। जी बेटा आइएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रोमोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए 31 मार्च 2011 की, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, देखो 2011 पहले है, 2010 बाद में आ रहा है, लिखो ये है तुम्हारा करंट ईयर और ये रहा तुम्हारा प्रीवियस ईयर, मूवमेंट चलेगी क्यों, ये हैबिट डाल लो हर क्वेश्चन में सबसे पहले करने की, मूवमेंट चलेगी क्यों, हमेशा यूँ रीड करना, मूवमेंट ऐसे आई है, ठीक है मेरे बच्चे, चलो बहुत ही बढ़िया। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे शेयर कैपिटल में मूवमेंट आया, रिजर्व एंड सरप्लस में मूवमेंट आया है, देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मूवमेंट आया है, ट्रेड पेबल्स में आया है, अदर करंट लायबिलिटी में क्या है अभी चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, और नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, नोट्स टू अकाउंट्स में अगेन 11 और 10 यूँ ही चलेगी। रिजर्व सरप्लस में अगर आप देखेंगे बेटा जरा स्टार मार्क करिएगा रिजर्व सरप्लस को, बेटा स्टार मार्क करिएगा रिजर्व सरप्लस, आपके जनरल रिजर्व में भी मूवमेंट दिखा है और आपके पीएनएल में भी मूवमेंट दिखा है, करेंगे इस पर चर्चा, अभी एक बार रीड करिए। डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है, डिविडेंड टेबल गिवन है करंट लायबिलिटीज में, लास्ट ईयर था अभी जीरो हो गया है, मतलब एक्चुअल पेमेंट हो गया होगा। प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग है, इनमें भी मूवमेंट दिखा है, परचेजेस दिख रही है मुझे मेजर। आगे कहता है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% was charged on the opening balance of plant and machinery. At year end, one old machinery costing 50,000, WDV 20,000 was sold for 35,000. कॉस्ट था 50, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आज की डेट में उसका वैल्यू है 20 और उसको बेच दिया गया, सेल करवा दिया गया 35 का, इट वाज सोल्ड फॉर 35,000। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मेरा WDV से अगर यहाँ बताऊँ तो मेरा 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बोलिए 15,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है जी सर। परचेज वॉज ऑल्सो मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी देखते हैं ये कौन सी परचेज की बात कर रहा है, ये जब हम लेजर बनाएंगे ना तब तुमको समझ में आएगा, करेंसी फिगर निकलेगा मतलब परचेज की तरफ, वो भी 11 एंड ऑफ द ईयर पे आया है। 50,000 वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 रुपये इनकम टैक्स के अगेंस्ट पे करवाए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है, इसको स्टार मार्क करिए, आई हैव प्रोविजन फॉर टैक्स एंड देन आई हैव एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर टैक्स, दे पेड कितना फॉर इनकम टैक्स, यानी करंट ईयर प्रोविजन निकाल सकता हूँ कितना बना होगा, देखो ना अगर मेरे पास टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक्चुअल पेमेंट गिवन है 50,000 की हुई थी, तो यहाँ पे पीएनएल के थ्रू जितना करंट ईयर का प्रोविजन है वो निकल आएगा, कितना होगा, कहाँ गया, ये ओपनिंग प्रोविजन था 70 का, क्लोजिंग है 1 लाख का, 70 का और ये है 1 लाख का, ये हुआ 150,
150 और 70 यहाँ से माइनस हुआ, यानी करंट ईयर का प्रोविजन कितना बना होगा बेटा? ओपनिंग लाइबिलिटी का 70 का मैंने पे करवा दिया है 50 और क्लोजिंग में लाइबिलिटी आ रहा है 1 लाख का, यानी मेरा कितने का प्रोविजन बना होगा? 80,000 का। ठीक होगी बेटा? जी सर, आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज गॉट कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2011, मतलब जो बिल्डिंग की बात कर रहा था लैंड बिल्डिंग की, इसमें भी जो मूवमेंट आया है वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन द लास्ट डेट 31 मार्च 2011, क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर, हेंस नो डेप्रिसिएशन में भी चार्ज ऑन द सेम, इसलिए इस पर भी अपन को कोई डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है। कहता है प्रिपेयर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा, जब भी सीएफ आता है ना कैश फ्लो, आपको स्पेस छोड़ के पहले 2 पेजेस की वर्किंग नोट्स बना लेंगे। अगर आपके वर्किंग नोट्स सेट हो गए तो आपका सीएफएस अपने आप सेट होगा। वर्किंग नोट अगर आपके जब तक नहीं बनेंगे ना, वो सीएफएस बन नहीं पाएगा। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, डेप्रिसिएशन लगाने वाली, सेल परचेज वाली, इनकम टैक्स वाली, इन सब पर लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, इन सब पर अपना कैलकुलेशन बनाते हैं। ठीक है जी सर, आइए मेरे बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाइए। चलिए ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा 5 लाख का 25%, 1,25,000। आगे बोलता है एट ईयर एंड वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000 WDV 20,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। तो पुरानी मशीन को बेचा गया है, इट इज सोल्ड फॉर 35,000, तो बैंक अकाउंट में आ गया 35,000 एंड इसका WDV 20 था, तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट साइड पे लिखेगा ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 15,000 लिखेगा। आगे बोल रहा है इनकम टैक्स की बात बोलता है, और उसके बाद बिल्डिंग की बात बोलता है, प्लांट मशीनरी की इतनी की बात है। जरा एक बार टोटल करिए, देखिए क्या दोनों साइड मैच हो रहे हैं। 125 प्लस 35 प्लस 7, ये बन रहा है 860, ये बन रहा है 860 और ये बन रहा है 515। सर यहाँ पर 3,45,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, ये क्या होगा? बैलेंसिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये क्या है? दिस इज योर परचेजेस, ये तुम्हारा परचेज का एंट्री है, तुमने एसेट परचेज से एंट्री दिया है, परचेजेस आर आल्सो मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंट्री दिया है, मतलब उसका कोई डेप्रिसिएशन वाली बात मत करना, परचेजेस जो है एंड ऑफ द ईयर में अपन कर रहे हैं, समझे क्या? जी सर। चलिए प्लांट मशीनरी अकाउंट हो गया, इनकम टैक्स का अकाउंट बनाओ। इनकम टैक्स पेबल अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तुम कोई भी नाम दे सकते हो, तुम्हें इसे अगर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नाम देना है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अकाउंट्स में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स पेबल लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लो। हाँ, आपको बच्चा क्या है, मैं इसको फिक्स अकाउंट बोलूँगा ऑफिस, वो हम नहीं कर सकते। ये इतनी भी कोई बात नहीं हो गई कि मैं नाम से फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया मैं इसको कुछ भी बोला, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स पेबल या प्रोविजन फॉर टैक्स, लाइबिलिटी को एसेट अकाउंट नहीं बोल सकते। सारे पूरा काफ़ी आंसर आए हुए हैं मेरे पास, पर ऐसे कर देते हैं कुछ नालायकों की गोलियाँ भरी हुई। चलो ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, 1 लाख ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, मुझे बैलेंस जो इनकम टैक्स पे किया होगा वो कैसे, वो एंट्री क्या हुआ होगा। अब एडवांस टैक्स की बात नहीं है, तो डायरेक्टली लाइबिलिटी में से ही मैंने पेमेंट कराया, मतलब कोई एडवांस टैक्स नहीं किया, तो एंट्री क्या किया होगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा यहाँ पर बैलेंसिंग बचेगा 80,000 का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। ठीक हो गया मेरे पास, चलिए बहुत बढ़िया। ये दोनों तुमने अपने पास लेजर बना लिया। अब मैं एक ऑप्शनल लेजर बना रहा हूँ बेटा, एग्जाम में तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ तुमको, ताकि समझ में आए। तो मैं इस पर लिख के यहाँ ऑप्शनल लेजर, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है, यहाँ पे जाओगे जनरल रिजर्व,
अरे पर्टिकुलर ये ना अमाउंट जल्दी से हटा ले तो कौन सा बात माना जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, इसी के साथ साथ एक और लेजर बना कर दे दीजिए बेटा, पीएनएल अकाउंट का लेजर बना कर दे दीजिए, जो सरप्लस पीएनएल सरप्लस आया ना उसका, ये मेरा सरप्लस वाला अमाउंट है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट 60,000 एंड 1 लाख। नाउ नाउ कितना बना लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जनरल रिजर्व में बैलेंस बढ़ रहा है, आप वर्किंग नोट नंबर 3 में देखिए, जनरल रिजर्व में 50,000 से बैलेंस बढ़ रहा है, ये पैसा कहाँ से आया? अपने आप तो आ नहीं गया, आपने जनरल रिजर्व में पैसा डाला है इस साल में। अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहाँ से होता है? पीएनएल सरप्लस में से होता है, यानी कि यहाँ पर 50,000 का इस बार तुमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया होगा। बोलिए मेरे बेटा, तभी ये तुम्हारे पास 2 लाख रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस आया है। अब अगर तुमने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है तो एंट्री का पास किया पीएनएल डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएनएल सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएनएल सरप्लस में ये डेबिट साइड पे दिखेगा, जनरल रिजर्व के नाम से तुमने पैसा ट्रांसफर किया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, जरा इसको बैलेंस करो, ये आ रहा है 150 और ये आ रहा है मेरे बेटे सेम टोटल के साथ 150, तो यहाँ एक बैलेंसिंग देखने को मिलती है 90,000 की। ये 90,000 क्या होगा? व्हाट इज दिस 90,000? दिस इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आपके पास क्या निकल कर आया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब उसने तुमको डायरेक्टली नहीं दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन जरा सोचो, अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं हो तो तुम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कैसे करोगे? तुम्हारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर कोई क्वेश्चन में नहीं दिया उसने। बात तो सही है, समझे क्या? समझे क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये जो दोनों लेजर अकाउंट्स है ना, इसको बनाना मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर ऑप्शनल है एग्जाम। अभी कभी तुमने पहला ये वाला क्वेश्चन किया है जहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड है, तो हमने लेजर अकाउंट बनवा के तुमको प्रॉफिट फॉर द ईयर 90,000 निकलवा दिया। अदरवाइज इंस्टीट्यूट भी यही कहते हैं, ये लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली ये बोल दो, जितने भी प्री रिजर्व तुम्हारे पास पड़े हैं तुम उनको देखो, ये दोनों प्री रिजर्व है। अब क्वेश्चन में और भी अदर इन्फॉर्मेशन हो तो उसको भी ध्यान से देखना है, बट प्राइमरली ये दोनों प्री रिजर्व हमारे पास पड़े हैं। ये कहता है 150 से 2 लाख जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस 50,000 हो रहा है, और 60 से 1 लाख पे जा रहा है, यानी यहाँ प्लस 40,000 हो रहा है। तो कहते हैं इस साल में 90,000 कमाया। डायरेक्टली आंसर में अपने पास यूं ही लिख दो, इंक्रीज इन पीएनएल सरप्लस, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व 40 टोटल 90, खत्म, सीधा मेन आंसर में लिख दो। लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। दिखाओ जैसे इस क्वेश्चन में इसलिए बनाया है मैंने बेटा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अगले क्वेश्चन में मैं भी निकलवाऊंगा। क्वेश्चन 10 ये रहा, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ पीएनएल 40, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली दिखा दिया, इन्होंने अलग से लेजर बनाई। अगले क्वेश्चन से हम भी नहीं बनाएंगे। अभी आपको निकलवा दिया मैंने 90,000 रुपये फर्स्ट टाइम का। जी सर, आइए मेरे बच्चे अपनी कॉपीज में और यहाँ पर आकर फॉर्मेट ड्रॉ करिए। आइए इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। वाला भी छुपा दिया, बोलने वाला कहाँ छुपा था वो? चलिए मेरे बेटे, कहाँ छुपा था? निकाल दे, कैश फ्लो फ्रॉम ना निकाल दे उसे, बट कर देना हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। निकाला है। 100% लगा पक्का चला एक तरह से ऐसे नेट प्रॉफिट फॉर द बोल ईयर। क्या बोलेगा आजू-बाजू अब तुमने ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्किंग नोट नंबर तुमने निकाल दिया। चुप ना मम्मी दिमाग मत चढ़ा क्या बगैर से हाँ टकरा रखे थे हमरा वहीं जाना तो मैंने पीछे ये रास्ते प्रोविजन को फॉर टैक्स भी आपने मुझे निकाल के बताया था नंबर। 10 मिनट जाना चलेगा जरा और वर्किंग नोट्स में। 10 मिनट चलेगा नींद आ रही है मेरे को बंद कर ये प्रोविजन फॉर टैक्स का नंबर 80,000 आया है सर। 10 मिनट एक सब रखना फिर मैं लगती हूँ ना जी सर, कौन सा वर्किंग नोट था? नोट नंबर 2 था। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सर। $170, 170। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले मैंने ऐड बैक कर देना है डेप्रिसिएशन 125 का था, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट था। वर्किंग नोट नंबर में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मतलब प्रॉफिट एडेड होगा, रिवर्स करने के लिए माइनस करेंगे। कितना था? 25,000। चेक कर लेते हैं फिर कोड करते हैं।
चलिए बेटा, इसके अलावा भी चेक कर लीजिए अगर कोई लाइन आइटम यहाँ पर आना चाहिए तो। डिबेंचर्स ये रेंट पे इशू हुए हैं, इंटरेस्ट वाली बात नहीं आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, $170 + 125 - 15, 280, 280। एंड अब जितने मेरे करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज हैं, चलो पहले करंट एसेट देख लो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, -2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स में डिक्रीज आया है, यानी पैसा आया है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। करंट लाइबिलिटी में देखते हैं, ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज आया है, यानी पेमेंट करा दिया है। $120। डन बेटा, यही लाइन आइटम्स हैं। इसके बाद तुम्हारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, 280 -2 लाख + 2 लाख -1,20,000 विच इज 1,60,000। और इसके बाद तुम्हारा जो टैक्स पेड है वो था 50,000, तो ये कितना आ गया, 1,10,000 रुपये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा लाइन आइटम ये हो गया ए। दूसरा लाइन आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, अब जो तुम्हारे पास एडजस्टमेंट गिवन थे उन्हीं को ही पहले देख लो, लाइक सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी 35,000। अच्छा, किसी में ही मशीन में ही हमने परचेज का वैल्यू भी निकाला था, 3,45,000 का आया था परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट में आया था। चेक कर लेना बेटा एक बार नंबर को ना, हमेशा अच्छा रहता है। ये रहा 345, वो बेचा था 35 का। जी सर, वही लिखा है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे बिल्डिंग की भी बात आई थी। बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज़ से वैल्यू बढ़ रही है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात है, यानी कि इसमें भी आउटफ्लो हुआ होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, इसमें भी आउटफ्लो हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2010 में नहीं थी, 2011 में आ रही है। माइनस करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए मेरे बेटे, इसके अलावा देखिए और कोई लाइन आइटम तो नहीं है। 345 2 + 1 45 6,10,000 आया। ये क्या है मेरे बेटे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना कैश यूज हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं मेरे बच्चे, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी आई है 2 लाख रुपये से, तो इशू ऑफ कैपिटल हुआ होगा, 2 लाख रुपये से बढ़ोतरी आई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ है, यहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन 2 लाख रुपीज़। तुम्हारा कैपिटल आ गया, बोरिंग्स आ गया, और ट्रेड पेबल वाली बात हो गई, अदर करंट लायबिलिटी प्रोविजन वाली बात हो गई। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज़ में डिविडेंड पेबल था लास्ट ईयर तक, तो अब पे हो गया है, तो माइनस करेंगे डिविडेंड पेड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलिए बेटे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए + B + C कितना आ रहा है, 110 पॉजिटिव है, यस सर, 610 नेगेटिव है। 110 पॉजिटिव, 610 नेगेटिव, 3 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ का नेट इंक्रीज आ रहा है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, से पहले वाले एज को निकाल सॉरी ले। नेगेटिव 2 लाख। हाँ, मत रख। ओपनिंग कैश बैलेंस आ रहा है, से आगे बढ़ा ले।
ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेडरूम टूल आपको देखा और इधर से बन रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 0। कूलर ऊपर चला जाएगा डन बेटा जी जो लोग इसमें चला जाएगा कूलर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और कुर्सी जो नीचे बैठने वाली नीचे वो भी ये बाजू है कि पंखा वंखा लगाने में सिर्फ कूलर भी चलाएगा। दो रूम लेंगे तो कूलर चाहिए कि नहीं चाहिए नीचे IPM क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 कौन से बोले मैंने IPM क्वेश्चन नंबर 7 IPM क्वेश्चन नंबर 10 IPM क्वेश्चन नंबर 11 IPM क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क रहेगा दुपट्टे से लेके मस्त है हमने पीले में सुबह ले 12 11 10 और 7 ठीक है 7 10 11 12 IPM के चारों क्वेश्चन होमवर्क में है प्रैक्टिस कीजिए बेटा आपके पास यही मौका है प्रैक्टिस करने का बहुत बढ़िया रिवीजन करिएगा प्रैक्टिस करिएगा सजेस्टेड आंसर हैं आपके पास सामने आपके मॉड्यूल IPM ओके हम मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना ही किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं बैठा हुआ हूँ अदरवाइज हम क्लास ऑफ करेंगे आज के लिए बस इतना ही कोई डाउट नहीं है किसने मानेगा जी नहीं चलो ठीक है ठीक है ओके टाटा बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल मेहनत करते रहिए हार्ड वर्क करते रहिए खुश रहिए और कौशिक बेटे